बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राव आफाक अहमद। FATF की जानिब से कालादम तंजीमों और उनके अहदेदारों की 99 सफ़ात पर एक फ़हरिस्त शामिल की गई है, जिसमें 3700 के करीब कालादम तंजीमों और उनके अहदेदारों के नाम शामिल हैं। आप उनके साथ किसी भी किस्म का लेन देन या बिजनेस नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा तो उससे जुर्माना और सज़ा होगी। इसलिए मेरे साथ आज मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां शाहिद महमूद साहब और DHA डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मुझे आज ज्वाइन किया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? यू वेलकम। अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइएगा, ये जो 99 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त शामिल की गई है FATF की जानिब से, वो कौन लोग हैं, क्यों उनके नाम FATF की लिस्ट में शामिल हैं? वो दहशतगर्द हैं। वो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वो लोग हैं जो सर्टिफाइड मनी लॉन्डर हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है। तो FBR की जानिब से क्या मसाइल दरपेश हैं जो रियल एस्टेट के डीलर्स हैं? हमारे FBR की जानिब से हमारे पास कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं कि हम FBR को कोई ब्लेम करें। अलबत्ता वर्ल्ड एक जो ऑर्गेनाइजेशन है FATF ने, उसने वर्ल्ड वाइड कुछ लेजिस्लेशन की हुई है। कुछ ममालिक को दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को भेजी, जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने अमल किया। उसमें से पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। बहुत हद तक 95% जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी सजेशंस हैं, उनको पाकिस्तान कंप्लाई कर चुका है। 2-4-5% जो हमारी ऐसी उनकी तजावीज़ हैं, उन पर भी काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनको भी कंप्लाई कर लिया जाएगा, और उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। सर, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बताइएगा, कितनी अक़साम है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग सबसे पहले 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग का बिल पाकिस्तान में पास हुआ। उसके बाद इसकी अमेंडमेंट्स होती रहीं, और 2020 में फ़ाइनली अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो कि बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की अमेंडमेंट्स हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग की काफ़ी अक़साम हैं। हम जनरली ये समझते हैं कि जो पैसा पाकिस्तान से बाहर से ट्रैवल करके इल्लीगल मींस के साथ आता है, वही सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है। ऐसा नहीं है, ये एक मिसपरसेप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में रहते हुए भी लोग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का बुनियादी जो, अगर हम इसके नाम को देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक जो इल्लीगल मनी है उसको वाइट करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक कपड़ा गंदा है उसको धोकर साफ़ कर लेते हैं लॉन्ड्री में। इसी तरह जो इल्लीगल अमाउंट है, वो इल्लीगल अमाउंट किन सोर्सेज से आती है आपके पास, वो तमाम सोर्सेज जो हैं, वो जब आप उनको लीगलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल हो जाते हैं। लाइक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मिसाल ले लें कि आपने टैक्स एवेजन की है। अब वो गवर्नमेंट का टैक्स एवेजन का जो पैसा आपने जो टैक्स देना चाहिए था वो नहीं दिया, और उसको सेव करने के लिए आप उसको प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, गोल्ड में लग जाता है, बाज़ दफ़ा करेंसी में लग जाता है, बाज़ दफ़ा किसी और मीन्स में लग जाता है। तो वो पैसा आपने बेसिकली उसको वाइट करने के लिए लगा रहे हैं। इसी तरह आपने एक मर्डर किया, और मर्डर की उसकी कीमत ली है, किराए के कातिल हैं लोग। वो किराए का कातिल भी जब पैसे लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वरना तो उसको पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। बाहर से रेमिटेंस आती है इलीगल मींस के साथ, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में उसका भी शुमार होता है। तो जब वो पैसा बेसिकली, जब एक गलत पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या लग रहा है, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये तमाम समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल हो रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, और फर्दर अभी ज़रूरत है इस बात की कि और भी जो लीकेजेस हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर काबू पाना, और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उनको भी देखना और उनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों में गवर्नमेंट ने इस पर बहुत काम किया है, और काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसको फोकस किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला इस पर बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे।
तो सर ये बताइएगा, हुकूमत जो है वो तामीराती शोबे पर बड़ा फोकस कर रही है, तो रियल इस्टेट के जो डीलर्स हैं या रियल इस्टेट का कोई भी बिज़नेस करता है तो क्या उन्हें रिलीफ मिल रहा है? जी, हमें बहुत रिलीफ मिला रियल इस्टेट इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, चूँकि ये दोनों लाजम व मलजूम हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, कभी भी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती जब तक रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। ये दोनों इनका चोली दामन का साथ है, और जब भी आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आपको रियल इस्टेट को प्रमोट करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी तरह से उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। हमने गवर्नमेंट को तजावीज़ दी हैं, कोई 35 पेजेस का एक हमने तजावीज़ का एक सेट दिया है गवर्नमेंट को, ताकि उससे ना सिर्फ रेगुलराइज किया जाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, बल्कि डेवलपर्स को, बिल्डर्स को और रियल्टर्स को। तो इंशाल्लाह ताला उस पर गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इस पर ज़रूर काम करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके दूररस नताइज भी निकलेंगे। तो क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमतों से बेहतर है, रियल स्टेट के बिज़नेस के मामले में देखें या कंस्ट्रक्शन के मामले में देखें? जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा जामे रोल अदा किया है और बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, और टैक्सेशन को उन्होंने रैशनलाइज किया है, और उससे पाकिस्तान भर की कोई 55 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आज ग्रो कर रही हैं, और मुल्क में खुशहाली है, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। ये इसी विज़न का नतीजा है। अगर इसको ना देखते और इसकी तरफ तवज्जो ना करते, तो आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने तमाम चीज़ों को एक पैनिक कंडीशन में ले गए थे, तो उससे मुल्क की मईशत का पहिया बंद होकर रह गया और लोग पैनिक हो गए। तो जब से इन्होंने चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू किया, अंडरस्टैंड किया, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर था, इससे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और बाकी जो वुड वर्क्स का और 55 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके साथ वाबस्ता हैं, वो सब ग्रो की। उससे मुल्क में खुशहाली आई। आज देखें, गाड़ियाँ बिक रही हैं, आज एसी बिक रहे हैं, आज पाकिस्तान में तामीरात ज़ोर शोर से जारी है, और इतनी ज़ोर शोर से है कि आप किसी भी सेक्टर में देख लें, भट्टा मालकान, सीमेंट है, स्टील है, अदर एल्युमिनियम है, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो सर, जो डीलर्स गवर्नमेंट के किसी इदारे के साथ रजिस्टर नहीं है, रियल इस्टेट के बिज़नेस को ले लें, आप हर शहर में देख लें, हर जगह जगह पर जो प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे होते हैं, तो क्या उनकी कोई इन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई, उनकी कोई निगरानी नहीं हो रही? क्योंकि चंद एक हैं जो इदारों के साथ रजिस्टर्ड हैं। देखिए, पाकिस्तान भर में कोई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग रियल इस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। हमारी अपनी कैलकुलेशन ये है कि तकरीबन 10 लाख हैं, लेकिन अगर बहुत मोहतात अंदाज़ा भी लगाया जाए तो 5 लाख से ज़्यादा हैं। जबकि FBR के साथ जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो जस्ट 42,000 है मैक्सिमम। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक तो रीरा को बहाल किया जाए, रीरा को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और रियल इस्टेट कम्युनिटी एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसको एजुकेटेड, अब ये एक टेक्निकल वर्क है, जिस तरह लॉयर्स काम कर रहे हैं, जिस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसी पैटर्न पर हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि एक रियल्टर काउंसिल बनाई जाए जो कि रियल्टर्स को लाइसेंस इशू करे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत और उनके सेमिनार करे, और इस पर फिर उनको रजिस्टर भी किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो ये काम कर सकें, इस बिज़नेस में आ सकें। मैं FBR को भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि ऐसे आसान मैकेनिज़्म बनाए जाएँ, प्रोसीजर्स बनाए जाएँ कि लोग फियरलेस होकर FBR के खौफ को दिल से निकाल कर इदारों के साथ रजिस्टर हों, रीरा के साथ हों, रियल्टर काउंसिल के साथ हों, और दैन FBR के साथ हों। और जब वो रजिस्टर होंगे तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर अंदाज में अपने मुल्क को भी सर्व कर सकेंगे और रियल इस्टेट कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकेंगे और रियल इस्टेट सेक्टर की पहचान भी बनेंगे। सर, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर आप तमीराती शोबे पे इन्वेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नहीं पूछा जाएगा।
30 जून की डेडलाइन थी, तो उसके बाद कोई ऐसा हुआ कि किसी को पूछा गया, FBI की जानिब से नोटिस भेजे गए हों कि आपने अरबों करोड़ों कहाँ पे लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, कहाँ से आए हैं? देखें, जो एमनेस्टी थी वो बहुत सारे लोगों ने समझा ही नहीं उसको। एमनेस्टी एक ख़ास मकसद के लिए दी गई थी, जिसके लिए लाजमी था कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन पर उस पैसे को लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, चीज़ें लोग समझे बगैर उस पर अमल शुरू कर देते हैं। बहरहाल 30 जून तक इस एमनेस्टी का टाइम था। बहुत सारे लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये एमनेस्टी फर्दर एक्सटेंड होगी, बट ये हो नहीं सकती थी, क्योंकि हमने दोस्तों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ऑलरेडी ये 6 माह के लिए एक्सटेंड हुई थी और इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट बहरहाल ख़त्म हो गई। अभी फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया, ना ही ये एक्सटेंड होगी। जहाँ तक सवाल है कि लोगों को पूछा गया, देखें गवर्नमेंट लेवल पर जब आप एक लेजिस्लेशन करते हैं तो जो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं उस लेजिस्लेशन का, वो अंडर लीगल कवर आ जाते हैं और उस लीगल कवर के तहत कोई इदारा अब उनको नहीं पूछ सकता कि ये पैसा कहाँ से आया, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। उस पैरामीटर में जो गवर्नमेंट ने दिए थे उसके अंदर रहते हुए अगर उसने उस पैसे को इस्तेमाल किया है तो कतई तौर पे उनसे नहीं पूछा जा सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उस दायरा से बाहर निकल कर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो यकीनन उसको नोटिस आएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो सर एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र थी कि आप इन्वेस्ट करें, आपको नहीं पूछा जाएगा, तो क्या आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को ये टाइम साल 2 साल का बढ़ा देना चाहिए था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और हमारे मुल्क मज़ीद तरक्की कर सके? देखें, एमनेस्टीज़ तो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। इस गवर्नमेंट ने तो बड़ा एक काम किया कि 1 साल के लिए एक एमनेस्टी लॉन्च की। नॉर्मली एमनेस्टी 2 माह 3 माह से ज़्यादा नहीं होती और इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि ये एमनेस्टी होनी ही नहीं चाहिए। देखें, हमेशा आपकी टैक्स एवेजन कब होती है? जब आप लोगों को हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक एमनेस्टी दे देते हैं तो लोग हमेशा टैक्स चोरी करते हैं। जब तक ये सिलसिला पाकिस्तान में चलता रहेगा तब तक टैक्स चोरी होती रहेगी और मैं ये समझता हूँ कि ठीक तौर पर वो भले फैटफ या IMF ही कहता है, लेकिन वो ठीक कहते हैं। पाकिस्तान में ये एक अलमिया है कि हम लोग टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान ग्रो नहीं करता, हमें कर्ज़ लेना पड़ता है और पाकिस्तान कर्ज़ की दलदल से निकल नहीं पाया। हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हमें टैक्स एवेजन से बचना है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान की खिदमत टैक्स देने में है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं सर। मुझे ये बताएं कि आपने अब जिक्र किया कि टैक्स चोरी होते हैं और पाकिस्तान में ये हो भी रहा है, टैक्सेस चोरी होते हैं, लोग टैक्स अदा नहीं करते। जो हमारे मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ पे टैक्स तो इतना ज़्यादा चोरी होते हैं, आवाम टैक्स देती भी है? गरीब की बात करूँ तो मैंने तो ऑलरेडी पैगाम दे दिया। देखें, टैक्स चोरी वैसे तो पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में होता है, बट उसके लीगल मीन्स होते हैं और यहाँ पर चूँकि वहाँ दुनिया में एमनेस्टीज़ नहीं आती, अब लोग यूज़ टू हो गए, अब लोग टैक्स देते हैं। यहाँ एमनेस्टीज़ आती हैं, इसलिए लोगों को एक तवक्को होती है कि आने वाले सालों में एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो टैक्स एमनेस्टी देगी और हम अपना टैक्स एवेजन का या अनडिक्लेयर्ड अमाउंट को डिक्लेयर कर लेंगे। इस रस्म को और इस आदत को हमें बदलना है। मेरी ये पाकिस्तान भर की तमाम वो किसी भी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, वो ताजर हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक मुकाम हासिल करे, अपनी इस कर्ज़ से निजात हासिल करे और इंटरनेशनल प्रेशर से बाहर निकले, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा और हमें टैक्स देना चाहिए। पाकिस्तान जो है, क्या आप समझते हैं कि FATF की जो तवक्कुआत हैं उन पे पूरा उतर रहे? अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकला पाकिस्तान। अभी नेक्स्ट इनका इजलास होने जा रहा है ग़ालिबन नवंबर में, उसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें तवक्कुआत में रहना चाहिए और होप फॉर द बेस्ट, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। तो सर, जो डीलर्स रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के इदारों के साथ, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखें, ये एक टेक्निकल और बहुत लीगल मैटर है। इसमें मैं तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहूँगा कि आज आहिस्ता आहिस्ता हमें दुनिया भर के साथ मिलना है। दुनिया में जिस तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम होता है, हमें उसी पैटर्न पर जाना है। उसके लिए अब हमारे दरमियान बहुत पढ़े लिखे दोस्त आ चुके हैं जो ट्रेंड सेटर्स हैं
और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो नए ट्रेंड्स के साथ काम नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, वो लोग ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कितना खूबसूरत प्रोफेशन है, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। ज़मीन से वाबस्ता आप लोगों को घर मुहैया करते हैं, आप लोगों को छतें मुहैया करते हैं, तो ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उसको उसी पैशन के साथ किया जाए, रजिस्टर्ड हों, पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें, और जब आपकी स्ट्रेंथ बनेगी तभी इसमें बेहतरी आएगी, अच्छे लोग आएंगे, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पोटेंशल्स होती हैं, जिस तरह कुछ ममालिक में सैर व सियाहत या टूरिज़म बहुत पोटेंशल रखता है, किसी की कुछ ममालिक में इंडस्ट्री जो है वो बहुत पोटेंशल रखती है। इसी तरह पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत पोटेंशल रखता है। हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर हम ईमानदारी से, लगन से और एक एजुकेटेड वे से, पढ़े लिखे अंदाज में अगर इसको रन करेंगे तो इसमें और बेहतरी आएगी। नाज़रीन, FBR और FATF की जानिब से इन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस और डीलर्स को, आपने जानी। अपने मेज़बान राव आफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।